एक गरीब व्यक्ति जिसकी दाढ़ी और बाल बड़े होते हैं, उसके कपड़े बिल्कुल गंदे और फटे हुए होते हैं। वो व्यक्ति जहाँ भी जाता लोग उसे देखकर उससे डर जाते और उसे दूर भागने लगते। साथ ही कुछ लोग तो उस आदमी को देखकर उसे पागल कहते और उसे पत्थरों से मारना शुरू कर देते। ऐसे ही एक बार की बात है, वो गरीब पागल जैसा दिखने वाला व्यक्ति एक फल वाले के पास जाता है और उससे फल मांगता है, परंतु वो आदमी उसे डांट कर भगा देता है। गरीब व्यक्ति डरता हुआ वहां से भाग रहा होता है कि तभी रोहित नाम का एक लड़का वहां आता है और वो गरीब व्यक्ति उसकी कार से टकरा जाता है। जिसके बाद रोहित अपनी कार से निकलता है और उस व्यक्ति को उठाते हुए उससे बोलता है, मुझे माफ करना काका, पर आप अचानक से मेरी कार के पास आ गए। वैसे आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर वो गरीब व्यक्ति उससे नजरें चुराकर वहां से चला जाता है। तभी रोहित देखता है कि कुछ लोग उस गरीब व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये तो वही श्रापित आदमी है, इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। इस तरह से वहां खड़े सभी लोग उस व्यक्ति को घृणा की नजरों से देख रहे होते हैं। ये सब कुछ देख रोहित को बर्दाश्त नहीं होता और रोहित उस गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए उसे अपनी कार में बिठा लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहां वो उस गरीब व्यक्ति को खाने को देता है। वो गरीब व्यक्ति खाने पर बुरी तरह से टूट पड़ता है, मानो जैसे न जाने वो कब से भूखा हो। ये देखकर रोहित गरीब व्यक्ति से बोलता है, काका मुझे माफ करना, पर क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? क्या करते हैं? और आपकी ये हालत कैसे हुई? आखिर वहां के सभी लोग आपको नफरत भरी निगाहों से क्यों देख रहे थे? वो आपको बार बार श्रापित क्यों बोल रहे थे? रोहित की ये बात सुनते ही वो व्यक्ति खाना छोड़ देता है और जोर जोर से रोने लगता है। जिसके बाद वो व्यक्ति रोहित से बोलता है, बेटा, क्योंकि मैं एक श्रापित दूध वाला हूँ, आज से कुछ साल पहले गज्जू नाम का एक व्यक्ति जो कि दूध का काम किया करता था, वो बहुत खुश था क्योंकि उसका दूध का काम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक के बाद एक नए ग्राहक उससे जुड़ते जा रहे थे। ऐसे ही एक बार की बात है, गज्जू दूध लेकर गांव में बेचने जा रहा होता है। तभी उसकी साइकिल एक पत्थर से टकरा जाती है और उसका कुछ दूध नीचे गिर जाता है। जिसके बाद गज्जू खुद से बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने दूध का नुकसान, अब क्या करूं? इतने कम दूध को लेकर गांव में कैसे जाऊं? ये दूध तो कम पड़ जाएगा और मेरे कुछ ग्राहक भी छूट जाएंगे। गज्जू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है। उस नदी को देख गज्जू खुद से बोलता है, जिस तरह समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो किसी को पता नहीं चलता, अगर उसी तरह से दूध में एक लोटा पानी मिला दिया जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। ये सोचकर अब गज्जू नदी से थोड़ा पानी निकालकर दूध में मिला देता है और एक बार फिर गज्जू का दूध का बर्तन भर जाता है। गज्जू उस दूध को लेकर गांव में जाता है और सभी को बेच देता है। अगले दिन जब वो गांव में जाता है तो वो देखता है कि उसने जो दूध में मिलावट की थी उस बारे में किसी को कोई भनक नहीं पड़ती। ये देखकर गज्जू को बहुत ही खुशी होती है और गज्जू दूध देकर गाँव से जाने लगता है कि तभी एक बूढ़ी औरत गज्जू को रोकती है और उससे बोलती है, बेटा, तुम्हारा दूध बड़ा ही शुद्ध और स्वच्छ होता है, इसीलिए जब मेरी बेटी ने आकर मुझसे बोला कि उसे एक ऐसा दूध वाला चाहिए जो रोज आश्रम में जाकर दूध दे सके, तो मैंने बिना कोई देरी के तेरा नाम बता दिया। अब इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गज्जू दूध वाले को एक पर्चा देती है और उससे बोलती है, इस पर्चे पर उस आश्रम का नाम और पता है जहाँ तुझे दूध देकर आना है, पर एक बात का ध्यान रखना बेटा, उस आश्रम में एक ऋषि मुनि विराजमान है, तुम्हें रोज उन्हें शुद्ध और साफ और ताजा दूध देना है, क्योंकि ऋषि मुनि रोजाना भगवान शिव के शिवलिंग को जल के रूप में दूध अर्पित करते हैं और पूरा दिन भूखे रहकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। वो केवल रात को दूध से बनी खीर खाकर सोते हैं। अरे काकी, तुम चिंता मत करो, आज से पहले मेरे दूध में तुम्हें कभी कोई शिकायत मिली है? नहीं ना? ठीक उसी तरह से उस ऋषि मुनि को भी मेरे दूध से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा काकी, अब मैं चलता हूँ, दूसरे गांव में भी दूध बेचना है मुझे।
इतना बोलकर गज्जू अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गज्जू रोजाना दूध में थोड़ा बहुत पानी मिला दिया करता। उसका लालच धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि एक बार जब वो देखता है कि उसका दूध खत्म होने को है तो वो खुद से बोलता है, अरे ये क्या, दूध तो खत्म होने वाला है, अब क्या करूं? और अब तक मैंने आश्रम में दूध नहीं दिया, अब आश्रम में दूध कैसे पहुंचाऊंगा? इतना बोलकर गज्जू इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ती है और गज्जू सीधा तालाब के पास जाता है और उस तालाब से थोड़ा सा पानी लेकर दूध में मिला देता है और खुद से बोलता है, हाँ, अब हो गया ना दूध बराबर। अब कुछ ही देर में गज्जू आश्रम पहुंचता है और दूध देकर चला जाता है। अब हमेशा की तरह ऋषि मुनि सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और जब वो जल अभिषेक करते हैं तो उस दूध में से एक मेंढक निकलता है। ये देखकर ऋषि मुनि को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर जब ऋषि मुनि के लिए खीर बनती है तो वो खीर भी खराब हो जाती है। अब ऋषि मुनि को समझ आ जाता है कि ये हरकत किसी और की नहीं बल्कि गज्जू दूध वाले की है। इसीलिए अगली सुबह गज्जू दूध देने आता है तो क्रोधित ऋषि मुनि गज्जू से बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ छल करने की? तूने दूध में गंदे तालाब का पानी मिलाया और जब उस दूध से हमने अपने महादेव को जलाभिषेक किया तो उसमें से मेंढक निकला। और तो और तेरे दिए हुए दूध से जब हमारे लिए खीर बनी तो खीर भी खराब हो गई। आज तेरी वजह से हमारी पूजा, हमारी तपस्या भंग हुई है। इसीलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि अब से तू एक श्रापित दूध वाला होगा। तुम अपने हाथों से जिस भी किसी को दूध दोगे वो दूध खराब हो जाएगा, वो दूध काला पड़ जाएगा और समय के साथ तू एक गरीब श्रापित दूध वाला बन जाएगा। ऋषि मुनि का श्राप सुनकर गज्जू को अकल आ जाती है और वो रोते हुए ऋषि मुनि के चरणों में गिर जाता है और ऋषि मुनि से बोलता है, नहीं नहीं ऋषि, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस दूध से मेरी रोजी रोटी है, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मुझ पर तरस खाइए, मुझसे गलती हो गई। गज्जू दूध वाला अपनी गलतियों की माफी मांगता है पर उसे उसकी गलतियों की माफी नहीं मिलती। उस दिन मुझे ऐसा श्राप मिला कि मैं अमीर गज्जू दूध वाले से एक गरीब श्रापित दूध वाले में बदल गया। उस दिन के बाद से मैं जिस भी किसी को अपने हाथों से दूध देता वो दूध काला पड़ जाता या तो फिर वो दूध खराब हो जाता। और जब ये बात सबको पता चली कि मुझे ऋषि मुनि ने श्राप दिया है तो लोगों ने मुझसे दूध लेना बंद कर दिया और मुझे ताने मारने लगे। समय के साथ मैं गरीब होने लगा और रोड पर आ गया। अब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे श्रापित बोलकर खुद से दूर कर देते हैं। पर तुम वो इंसान हो जो मुझे अपने घर लेकर आया और मुझ गरीब को खाना दिया। आपने जो गलती करी थी आपको उस गलती की सजा मिल चुकी है और शायद इसलिए भगवान ने मुझे आपसे मिलवाया। वैसे मेरी एक संस्था है जहां आप जैसे गरीब लोग जिनका कोई नहीं है वो लोग रहते हैं। इसीलिए आज से आप मेरी उसी संस्था में बाकी बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ रहेंगे। अब आपको कोई खुद से दूर नहीं करेगा और ना ही कोई आपको श्रापित दूध वाला बोलेगा। उस दिन से रोहित उस गरीब श्रापित दूध वाले को अपनी संस्था में रख लेता है और बाकी लोगों की तरह भी उसकी सेवा करता है। साथ ही अब गज्जू के सर से गरीब श्रापित दूध वाले का कलंक भी मिट जाता है। सोहेल खान शहर के एक जाने माने बिल्डर का इकलौता लड़का। सोहेल ने हाल ही में अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। सोहेल के डैड मिस्टर खान चाहते हैं कि वो उनके बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन सोहेल के लिए लाइफ का मतलब है दोस्त, पार्टी और अय्याशी। सोहेल, I love you. I love you too, baby. इनफैक्ट सोहेल खान हर खूबसूरत लड़की से प्यार करता है। ये क्या बात हुई? जाओ, मैं जा रही हूँ। बाय। सोहेल के अब्बू अम्मी सोहेल को लेकर डिस्कशन करते हैं कि आखिर क्या किया जाए कि सोहेल लाइन पर आ जाए। सोहेल जिंदगी को लेकर बिल्कुल संजीदा नहीं है, सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे अभी उम्र ही क्या है उसकी, आप खामखा परेशान होते हैं। बच्चा है, समझ जाएगा। आप अपने दिन भूल गए, कैसे चक्कर लगाया करते थे हमारे मोहल्ले के, काम धाम छोड़कर वो भी। मैंने सोच लिया है क्या करना है।
क्यों ना सोहेल की शादी करवा दे। मेरी नजर में एक लड़की भी है, मेरे दोस्त कासिम की बेटी शाजिया। शाजिया अच्छी बच्ची है, लेकिन गांव में पली बड़ी है। वो सोहेल की पसंद नहीं है। सोहेल कभी नहीं मानेगा। अरे उसको मानना पड़ेगा। सोहेल देर रात घर लौटता है। मिस्टर खान उसका इंतजार कर रहे हैं। हाय डैड, आप अब तक जाग रहे हैं? अरे तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए जागा हूँ भाई। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है मेरे मरहूम दोस्त कासिम की बेटी शाजिया से। व्हाट? वो गांव की गवार शाजिया? नो वे डैड, कहा मैं कहा वो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है फिर, जायदाद से बेदखल होने के लिए तैयार हो जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगले हफ्ते शादी या फिर। सोहेल मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह देता है, लेकिन इस फैसले से घर में कोई खुश नहीं है। लेकिन मिस्टर खान का विरोध कोई नहीं कर पाता है। सोहेल की माँ शादी की तैयारियों में लगी हैं। उफ, कितना काम है। अचानक हफ्ते भर में शादी तय कर दी। सना, ओ सना बेटा, देख ले, तेरे लिए भी जोड़ा पसंद कर ले। रहने दो अम्मी, मैं कुछ भी पहनूंगी इस गंवार से बेहतर ही लगूंगी। सोहेल भाई और उसका कोई मैच नहीं है। डैड, क्या हम सबको भेड़ बकरी समझते हैं कि किसी भी खूंटे से बांध देंगे? ऐसे नहीं कहते बेटा, अब वो तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। शाजिया दुल्हन बनकर बैठी बारात का इंतजार कर रही है और उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, वाह शाजिया, तेरी तो भाग खुल गए। इतना हैंडसम और अमीर लड़का, बात हुई या नहीं? बताना, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? चुप कर। ओहो, शर्मा गई का? सच बताना, मन में लड्डू फूट रहे हैं ना? कल तेरी सुहाग रात होगी, वो तेरा घूंघट उठाएगा, फिर तुझे बाहों में भरेगा और फिर। तभी वहाँ शाजिया की अम्मी आ जाती हैं और सबको शाजिया को अकेला छोड़ने के लिए कहती हैं। ए लड़कियों, क्यों परेशान कर रही हो? अम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबरा मत बेटी, बहुत नसीबों से ऐसा घर मिलता है। देख तो कितनी सुंदर लग रही है इस जोड़े में। सोहेल और शाजिया का निकाह हो जाता है। शाजिया दुल्हन बनकर सोहेल के कमरे में आ जाती है। कमरे में सना और उसकी मम्मी भी हैं। अम्मी, समझा दो इस जाहिल को इस घर के तौर तरीके। चुप करो सना। शाजिया बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानना। अचानक सब तय हो गया ना, इसलिए जरा नाराज है। चलो सना, अब हम चलते हैं। शाजिया अकेली बैठी सोहेल का इंतजार करती है। रात 2 बजे सोहेल कमरे में आता है। उसने पी रखी है। दुल्हन मेरी दुल्हन कहकर वो शाजिया का घूंघट उठाता है। क्या सोचकर तुम्हें लगा कि तुम मेरी बीवी बनने के लायक हो? मैं सोहेल खान हूँ। शहर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मुझ पर जान देती है। आपने ही हमसे निकाह किया है? किया नहीं, जबरदस्ती करवाया गया है और अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मेरी बीवी का दर्जा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे साथ रात गुजारना चाहो तो गुजार सकती हो। सोहेल किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ता। ऐसा कहकर सोहेल शाजिया को बाहों में भर लेता है। इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और ईद आ जाती है। शाजिया के ससुराल में वो उसकी पहली ईद है। ईद की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अरे बहू, सब सामान देख लिया ना? ऐन वक्त पर कुछ कम तो नहीं होगा? कम से कम 200 लोगों की दावत होगी ईद के मुबारक मौके पर। आप चिंता ना करें अम्मी, सब तैयारियां हो गई हैं। शिरकोरमे के लिए ड्राई फ्रूट्स मंगा लिए हैं। अहमद चाचा को मटन का ऑर्डर अबू ने दे दिया है। तभी सोहेल वहां से निकलता है। सुनिए, कम से कम आज बाहर ना जाएं। आज आखिरी इफ्तारी है। रोज इतने लोग आ रहे हैं। रात में चांद भी देखना है। कल ईद भी है। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं वही करूंगा जो मेरा मन होगा। बेहतर है तुम कल अपनी अम्मी के घर चली जाओ। कल ईद है और मैं नहीं चाहता मेरे किसी दोस्त को पता चले कि मेरी शादी किसी गवार से हुई है। शाम को इफ्तार पार्टी शुरू हो जाती है। मेहमान आ जा रहे हैं, लेकिन ना तो सोहेल घर लौटता है, ना ही सना कहीं दिखाई देती है। ये सोहेल और सना दोनों नजर नहीं आ रहे। तुमने उन्हें देखा क्या शाजिया? सोहेल का तो पता नहीं अम्मी, लेकिन सना तो अभी यहीं थी। मैं देखती हूँ। शाजिया सना को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है। वो देखती है कि सना बहुत परेशान है और किसी से फोन पर बात कर रही है। प्लीज ऐसा मत करना, अगर वो फोटो वायरल हो गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुम भी जानते हो ये फोटो मॉफर्ड है। ये फोटो नकली है,
ये बात तुम और मैं जानते हैं, लेकिन तुम किस किस को इस बात की सफाई दोगी? बेहतर यही है कि अभी 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। शाजिया आकर फोन छीन लेती है और कहती है, तुम किसे धमका रहे हो? तुमने सना को अकेला समझा है क्या? जानते हो ना, इस तरह किसी लड़की को धमकाना गुनाह है। मैं अभी तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करती हूँ। रहा सवाल फोटो वायरल करने की धमकी का, तो सना की फैमिली को उस पर पूरा यकीन है, और तुम ये करके तो देखो, हम सब संभाल लेंगे। ऐसा कहकर शाजिया फोन काट देती है। सना शाजिया के गले लग जाती है और रोते रोते सारी बात बताती है। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज ये सब अब्बू और अम्मी से मत कहना, प्लीज भाभी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये बात हमारे ही बीच रहेगी और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अब रोना छोड़ो और मुस्कुरा दो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको इतना नीचा दिखाया, तब भी आप मेरे साथ हो। थैंक यू भाभी। देखो, चांद नजर आ गया। ईद मुबारक हो सना, ईद मुबारक हो। अब हम दोनों एक टीम है। आप देखना मैं कैसे आपके और भाई के बीच सब कुछ ठीक करती हूँ। सना शाजिया के कमरे में एक वेस्टर्न गाउन लेकर आती है और कहती है, भाभी कल आप ये ड्रेस पहनोगे और मैंने आपका पार्लर का अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दिया है। लेकिन कुछ नहीं, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। सना शाजिया को पार्लर लेकर जाती है और उसका मेकओवर कराती है। अब शाजिया ट्रेडिशनल लड़की की जगह बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट मॉडर्न लुक में नजर आ रही है। पार्टी में जो भी शाजिया को देखता है उसकी तारीफ करता है। तभी सुहेल घर के अंदर आता है और वो शाजिया को पीछे से देखता है और सना से पूछता है, ये लड़की कौन है? एक्सक्यूज मी भाभी। सुहेल शाजिया को देखता रह जाता है। ईद मुबारक हो। अल्लाह खैर करे, ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। Sometimes you can't see the beauty because of our own prejudice. I'm sorry शाजिया, you speak very well English. आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की। आपकी गंवार शाजिया इंग्लिश में मास्टर्स है, पर घबराइए नहीं। आपने कहा था ना मैं अम्मी के घर चली जाऊं। मैंने वहां जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं कल ही चली जाऊंगी। सुहेल शाजिया को गले लगा लेता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम यहीं रहोगी हमेशा मेरे पास। राजस्थान के कुछ खूबसूरत गांव में से एक गांव में मिन्नी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मिन्नी अपने गांव की सबसे होशियार लड़की थी। पढ़ाई में आगे, खेल कूद में आगे, घर के हर काम को समझदारी से पूरा करती। यहाँ तक कि गांव वालों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटती। माँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आज तुम टिफिन रहने दो, मैं घर आकर खाना खा लूंगी। नहीं मिनी बेटा, टिफिन तो मैंने तुम्हारे बस्ते में डाल दिया। डाल दिया? देखो तो क्या बनाया है आज। अरे वाह माँ, रात की रोटी के साथ अचार। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। पूरे गांव में मिन्नी का परिवार सबसे गरीब था। पिता की मृत्यु के बाद मिन्नी को उसकी माँ ने ही संभाला। राहुल मिन्नी का बड़ा भाई था, जो एक दिन चालाकी से पिता की सारी जमीन जायदाद बेचकर पढ़ाई करने और अपना करियर बनाने विदेश चला गया था। जैसे कैसे मिन्नी की माँ लोगों के घर बर्तन साफ करके 2 वक्त की रोटी कमाती और मिन्नी घर पर लोगों के पुराने कपड़े सही करके घर का किराया निकालती। गांव में सभी लोग कभी न कभी बाहर या दूसरे गांव घूमने जाया करते, पर मिन्नी और उसकी माँ के पास तो सही से पहनने के कपड़े तक नहीं थे। घूमने जाना तो दूर की बात थी। एक रोज घर के बाहर सरपंच की बीवी आकर मिन्नी को आवाज लगाती है, मिनी बेटा कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए काम लाई हूँ, जरा दौड़कर बाहर आओ। जी चाची, आती हूँ। ये देख मिनी, ये मेरी नई साड़ी है। कार के गेट में आने से थोड़ी खराब हो गई है, इसे थोड़ा ध्यान से ठीक करना। ये असली रेशम से बनी है।
वो कहते हैं पूरे 2000 रुपए की है। अरे चाची, तुम चिंता क्यों करती हो? इसको तो ऐसा ठीक करूंगी कि इसकी कीमत 2000 की नहीं 4000 की हो जाएगी। कुछ दिन बाद मिन्नी के घर डाकिया एक चिट्ठी लेकर आता है। चिट्ठी खोलकर पढ़ते पढ़ते अचानक मिन्नी मुस्कुराने लगती है, जोर जोर से झूमने लगती है और दौड़कर अंदर माँ के पास जाती है। माँ, इस बार रक्षाबंधन पर भैया हमारे घर आ रहे हैं और साथ ही हमारे लिए एक तोहफा भी ला रहे हैं, ऐसा उन्होंने खत में लिखा है। और माँ, भैया ने चिट्ठी में तुमसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगी है। लो, खुद ही देख लो। अच्छा, ला देखूं तो। अरे माँ, तुमको पढ़ना तो आएगा नहीं। अभी मैं चलती हूँ, तुमको बाद में दिखाऊंगी। भाई का पत्र मिलने पर मिन्नी बहुत खुश थी। वो चिट्ठी लेकर पूरे गांव में शोर मचाने लगी। दादी, रक्षाबंधन को मेरा भाई आ रहा है। चाचा, इस बार तो रक्षाबंधन के दिन मैं अपने सगे भाई को ही राखी बांधूंगी। कि तभी अचानक मिन्नी को याद आता है कि उसके पास राखी और मिठाई खरीदने के लिए पैसे तो है नहीं। बेचारी मुंह लटकाए हुए घर वापस आ जाती है। क्या हुआ मिनी, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, हमारे पास तो भैया के लिए राखी और मिठाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। हम रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं तुझे राखी ला कर दूंगी। नहीं माँ, मैं उनको अपने हाथों से बनी राखी बांधना चाहती हूँ। देखना, उससे वो बहुत खुश हो जाएंगे। पर रेशमी धागे तो बहुत महंगे होते हैं, उनके बिना मैं राखी कैसे बनाऊं? कि तभी उसकी नजर सामने रखी रेशमी साड़ी पर जाती है, जो कुछ दिन पहले सरपंच की बीवी उसे ठीक करने के लिए दे गई थी। उस साड़ी से कुछ धागे निकल रहे थे। मिन्नी थोड़ा मुस्कुराती है और उस साड़ी को ठीक करने अंदर चली जाती है। साथ ही उससे कुछ रेशमी धागे निकालने लगती है और एक पुराने बैग से कुछ सूट और साड़ी के कपड़ों पर लगे चमकीले सितारों को भी इकट्ठा कर लेती है। करीब 2 दिन की मेहनत के बाद मिन्नी अपने भाई के लिए उन रेशमी धागों और पुराने सामान से एक राखी बना लेती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये सब देखकर उसकी माँ की आंखें नम हो जाती है और वो उसके पास जाती है। माँ, देखो, मैंने घर पर रेशमी धागे से राखी तैयार की है अपने प्यारे भैया के लिए। अरे वाह मिनी बेटा, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमने तो पुरानी चीजों से बहुत सुंदर राखी बनाई है। कुछ दिन बाद एयरपोर्ट पर राहुल और सोनम की फ्लाइट लैंड करती है। राहुल, अभी भी टाइम है, हम नेक्स्ट फ्लाइट से वापस हमारे कंट्री जा सकते हैं। सीरियसली, तुम एक राखी के लिए इतने दूर से इतना खर्चा करके यहाँ आओगे? आई कांट बिलीव दिस। इट्स ओके सोनम, हम यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। कोई बहाना नहीं था तो राखी का लेटर लिखना पड़ा। अगर कहीं और जाते तो खर्च ज़्यादा होता। एयरपोर्ट से वो सीधा गांव के लिए गाड़ी में निकल जाते हैं। रक्षाबंधन का दिन था। मिन्नी समय पर नहाकर सारी तैयारियां कर लेती है, कहीं आखिरी वक्त पर वो कुछ भूल ना जाए। आखिर उसका भाई बहुत सालों के बाद राखी पर घर जो आ रहा था। माँ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भैया किसी भी वक्त आते होंगे, तुम्हें ऐसा देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ। तुम 5 मिनट बाद रसोई में जाकर कुकर वाला गैस बंद कर देना। सोनम, देखो तो बाहर सड़क के दोनों तरफ कितने खूबसूरत खेत हैं, कितनी हरियाली है और शांति भी। इतनी ताज़ी हवा है कि माइंड ऐसा फ्रेश हो जाए मानो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। सोनम गाड़ी की खिड़की नीचे करके बाहर की तरफ देखती है। कितनी बदबू है इस गांव में राहुल। तुमने सोच भी कैसे लिया यहाँ आने का? इससे अच्छा तो हम किसी होटल में रुक जाते और उन लोगों को वहीं बुला लेते।
कुछ ही देर में उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मिन्नी और उसकी माँ घर के बाहर आ जाते हैं। राहुल की बहन मिन्नी और माँ की हालत देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन ये सोचती है, ओह गॉड, ऐसे घर में तो मैं एक भी रात नहीं रह सकती। मिन्नी और माँ के फटे कपड़े देखकर सोनम को उनसे चिढ़ हो जाती है और वो उनसे दूर रहने में ही भलाई समझती है। मिन्नी भागकर राहुल के गले लग जाती है। राहुल भी उसको प्यार देकर अपनी माँ के पैर छूता है कि तभी मिन्नी सोनम से मिलने उसके करीब जाती है। नहीं नहीं, मेरे करीब मत आना। अपनी हालत तो देख लड़की, कहीं तेरे छूने से मेरे कपड़े गंदे हो गए तो। मिन्नी को सोनम की यह बात बहुत बुरी लगती है। माँ, ये सोनम है, आप लोगों के लिए मेरा तोहफा। हमने 6 महीने पहले शादी कर ली है। शादी? यह सुनकर मिन्नी की माँ का दिल टूट जाता है कि उसके बेटे ने शादी कर ली और उन्हें बताना जरूरी भी नहीं समझा। सोनम पास खड़ी रहती है पर किसी से कोई बात नहीं करती। हाँ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस अब आप अपना ये मेलोड्रामा शुरू मत करना। माँ सब कुछ भूलकर सोनम को आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसे आशीर्वाद देती है। ये सब छोड़ो माँ, ये बताओ खाने में क्या बना है, बहुत भूख लगी है। फिर मुझे मिन्नी से राखी भी तो बंधवानी है। हाँ बेटा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। राहुल घर के अंदर चला जाता है। मिन्नी की माँ को राहुल और सोनम का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगी कि इतने सालों बाद भी राहुल उनका बेटा नहीं बन सका। मिन्नी रसोई में सबके लिए खाना लगाती है कि तभी सोनम वहां आकर खाने के बर्तनों का ढक्कन उठाकर देखने लगती है कि आखिर बना क्या है। ये भी कोई खाना है? तुम जैसे गवार लोग ही खाते होगे ऐसा खाना। सुनो लड़की, मेरे लिए खाना लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना लंच बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लूंगी। भाभी, आप भले ही मुझे कुछ भी बोल लीजिए, पर इस अन्नू को ऐसा मत बोलिए। आज का खाना हमारे लिए बहुत खास है। माँ और मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमा के ऐसे खाने का इंतजाम किया है। ए लड़की, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरी ये ड्रेस भी तुम्हारे घर से ज्यादा महंगी होगी और तुम ऐसे खाने के लिए मुझसे बहस कर रही हो। इतने में राहुल वहां आ जाता है तो मिन्नी वहां से जाना ही ठीक समझती है। कुछ देर बाद मिन्नी एक थाली में अपने भाई के लिए राखी सजा कर लाती है। राहुल उसे आता देख अपनी पुरानी बचपन की यादों में खो जाता है। अरे भाई, कहाँ हो राहुल? अपनी माँ को लेकर जल्दी आओ भाई, मुहूर्त निकला जा रहा है। मेरी बेटी कब से सब कुछ जमाने में व्यस्त है। कि तभी राहुल और उसकी माँ तैयार होकर आंगन में आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो हमारा राहुल इन नए कपड़ों में बिल्कुल हीरो लग रहा है। बस बस रहने दीजिए, आपके पास इतना पैसा है, आप मुझे स्कूटर क्यों नहीं दिलाते? राहुल, अभी तुम छोटे हो, स्कूटर का क्या करोगे? अपनी बहन को देखो, वो कितनी समझदार है, कभी किसी तरह की जिद नहीं करती। नहीं नहीं, मैं आज तभी राखी बंधवाऊंगा जब तक कि आप मुझे स्कूटर दिलाने का वादा नहीं करते। राहुल, तुम जानते हो तुम्हारी उम्र क्या है? अभी स्कूटर पर बैठकर ठीक से तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पहुंचेंगे। भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटा। भैया, आज मुझे जो पैसे आपसे मिलेंगे ना, उससे मैं तुम्हें स्कूटर दिला दूंगी। आप नाराज मत होना, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नहीं नहीं राहुल बेटा, ऐसी जिद नहीं करते ना, अपने पिता का ऐसे दिल नहीं दुखाते। चलो अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाओ। भैया, तुम्हें हरा रंग पसंद है ना? देखो तो पिताजी ने मुझे कितनी तरह की राखियां दिलाई है, सभी हरे रंग की है। तुम खुद ही चुन लो तुम्हें कौन सी पसंद है। ये क्या मिन्नी, बचपन में तो हर बार तुम मुझे मेरे फेवरेट
ग्रीन कलर की राखी बांधती थी। आज इतने सालों बाद मैं तुमसे राखी बंधवाने आया और तुमने मेरी पसंद की राखी ना खरीदकर येलो राखी क्यों खरीदी? भैया, आपके लिए राखी मैंने अपने हाथों से घर पर बनाई है। इन सब बातों में फिर से सोनम को बोलने का मौका मिल गया और इस बार तो उसने हद ही कर दी। तुम लोगों की तो राखी खरीदने की भी हैसियत नहीं है। जानती भी हो, मैंने अपने भाई को सोने की राखी भेजी है और साथ में कुकीज के बहुत सारे बॉक्सेस भी। कभी नाम भी सुना है कुकीज का? राहुल ये सब चुपचाप सुनता रहता है और सोनम से कुछ नहीं बोलता। माँ को सोनम की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो उससे कुछ कहती कि उनसे पहले मिन्नी ने सोनम को सबक सिखाने का फैसला किया। भाभी, भले ही आपकी राखी सोने की थी, फिर भी ऊपर वाले ने आपको वो नसीब नहीं दिया कि आप अपने हाथों से रक्षाबंधन की रस्म पूरी कर सको, अपने भैया को अपने हाथों से राखी बांध सको। इससे बेहतर तो बिना मूल्य के धागों से बनी इस गरीब बहन की राखी है, जिसका नसीब उस सोने की राखी से भी कहीं गुना अच्छा है, क्योंकि इसे एक बहन ने अपने हाथों से अपने भाई की कलाई पर बांधी है। सोनम, आज तुम जिस वजह से अपने पैसे का रोब हम पर दिखा रही हो, भूलो मत, ये पैसा मेरे पति का है। अगर राहुल हमसे छल करके उस दिन जमीन के पेपर पर अंगूठा ना लगवाता तो आज हम इस गांव के सबसे अमीर लोग होते। उन्हीं पैसों से तुम दोनों आज भी अपनी जिंदगी में सुखी भोग रहे हो और मैं आज भी लोगों के घर उनके बर्तन साफ करके अपने घर के लिए रोटी कमाती हूँ। आज मिनी और मेरी जो हालत है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, राहुल ही है। तुम लोगों को हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम लोगों ने इतना होने के बाद भी तुमको अपनाया है और तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा। यह सब सुनकर राहुल अपने किए पर शर्मिंदा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनम को भी ये सुनकर अपने बोले हुए अपशब्दों पर बहुत शर्म आती है। तुम दोनों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों ने एक बहन और माँ की गरीबी का मजाक उड़ाया है। इतना बोलते ही राहुल अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, आप लोगों की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। पिताजी, आप और मिन्नी के साथ मैंने बहुत गलत किया। आप तीनों का बहुत दिल दुखाया। हमें माफ कर दो माँ जी। राहुल और मैं से जो भी गलती हुई है वो फिर कभी नहीं होगी। हम आज के बाद कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। हम दोनों मिलकर मिनी को खूब पढ़ाएंगे और उसकी सबसे अच्छे घर में शादी करेंगे। आप दोनों को भी अच्छी जिंदगी देंगे और अब से हम सब मिलकर साथ ही रहेंगे। मुझे एक मौका दो माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माँ, भैया और भाभी को माफ कर दो ना। आज राखी का त्योहार है, एक बहन को उसका भाई वापस मिल जाएगा। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? हम सब मिलकर खुशी खुशी साथ रहेंगे। मिन्नी की इस बात से माँ का दिल पिघल जाता है और वो सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ कर देती है और पहले की तरह राहुल को अपना लेती है। मई का महीना था। स्कूल की छुट्टियां चलने की वजह से गांव के सभी बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त थे। उसी गांव का रोहन अपने पिता के साथ खेत में उनका हाथ बटाता और माँ के लिए नदी से पानी भरकर लाता। रोहन के पड़ोस में उसके दोस्त सोनिया और राज भी रहते थे, जिनके साथ वह साइकिल चलाता और आम के पेड़ से मीठे आमों का स्वाद लेता। समय निकलने के साथ साथ गर्मियां और बढ़ने लगी और हर साल की तरह गांव में सूखा पड़ने लगा। सूखे पड़ने की वजह से पानी की भी कमी होने लगी। गांव से कुछ दूर जीन्स बनाने वाली एक फैक्ट्री भी थी, जहां हजारों की संख्या में जीन्स बना करती थी। फैक्ट्री का मालिक एक लालची और कंजूस आदमी था। एक दिन उसके मैनेजर ने उससे कहा, सर, जून का महीना शुरू हो गया है। गांव से सूखा पड़ने की बात सुनने में आई है। हमारे काम में तो पानी की बहुत ज़रूरत है। मैं बोल रहा था, सूखा बढ़ने से पहले
क्यों ना जल्द ही कोई रास्ता खोजा जाए। अगले दिन फैक्ट्री के मालिक ने सभी काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सभी कान खोल के सुन लो, इस बार हमारे पास बहुत काम है। कोई भी काम से छुट्टी नहीं लेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी 1 हफ्ते की तनख्वाह काट ली जाएगी। सभी काम करने वाले लोग यह बात चुपचाप सुनते रहे, पर कोई कुछ नहीं बोला। और हाँ, अब गर्मियाँ शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी पानी की कमी होने वाली है। इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची है। अगर नदी के पानी में जीन्स को डालकर उसे धोया जाए तो पानी के तेज बहाव से कपड़ा जल्दी साफ होगा और तुम लोग दिन में ज़्यादा से ज़्यादा माल बना पाओगे, जिससे अधिक माल बनेगा और मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सर, ऐसा करने से तो नदी का पानी जहरीला होगा और यह नदी आगे गांव की तरफ जाती है, जहां लोग इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीन्स से निकलने वाले केमिकल को पीने से वह बीमार पड़ जाएंगे। तुम गांव वालों की चिंता करना बंद करो, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो। याद रखो, मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। मेरी वजह से ही तुम लोगों के घर में खाना आता है, इसीलिए जो मैं कहूँ वही तुम्हें मानना होगा। नौकरी छूट जाने के डर से वह चुप रहा। दिन बीतते गए और काम तेजी से चलता रहा। इधर नदी का पानी दूषित होता हुआ गांव तक पहुंच गया। उसे पीने से गांव के लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। रोहन और उसके दोस्त ये सब देखकर बड़े चिंतित हुए और इस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। यह जानकारी वहां के जल विभाग को मिली तो उन्होंने रोज गांव में 5 टैंकर साफ पानी भेजना शुरू कर दिया। उधर फैक्ट्री का काम बढ़ने लगा और काम बढ़ने की वजह से मालिक को मुनाफे का लालच आने लगा। अगर मैं माल धोने के लिए अलग से और पानी की व्यवस्था कर दूं तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। एक दिन शाम को वह अपने घर जा रहा था कि तभी उसने देखा 5 पानी से भरे टैंकर गांव की तरफ जा रहे हैं। उसने उनके लीडर को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, तुम इन पानी के टैंकरों को कहाँ ले जा रहे हो? साहब, नदी का पानी दूषित होने से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं, तो जल विभाग से उन्हें पीने का साफ पानी फ्री पहुंचाया जा रहा है। फैक्ट्री के मालिक को लगा क्यों ना कुछ पैसे देकर इस आदमी को अपनी बातों में फंसाया जाए और पानी के टैंकर फैक्ट्री के काम में लगा दिए जाएं। क्या तुम इन टैंकरों से कुछ पैसा कमाना चाहते हो? अगर तुम 5 में से 4 टैंकर पानी रोज सुबह शाम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इसका अच्छा पैसा दूंगा। अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसा तुम इन टैंकर से कमा सकते हो। यह सुनकर लीडर को लालच आ गया और वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फैक्ट्री का मालिक उसे कुछ रुपए देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रोहन पानी भरने टैंकर के पास जाता है, पर उसकी बारी आते आते टैंकर में पानी खत्म हो जाता है, तो वह बिना पानी के ही घर लौट जाता है। दूसरे दिन फिर से रोहन और उसके दोस्त पानी भरने टैंकर के पास जाते हैं। आज भी उनकी बारी आने पर टैंकर में पानी खत्म हो जाता है। ऐसा होने पर रोहन और उसके दोस्त टैंकर ड्राइवर से पूछते हैं, पहले तो रोज 5 टैंकर पानी आता था, पिछले 2 दिन से तो केवल 1 ही टैंकर आ रहा है। इससे तो कुछ ही लोगों को पानी मिल पाता है। वह सब हम नहीं जानता, हमें ऑफिस से जितना टैंकर लाने को बोला जाता है हम उतने लाते हैं। तुम बच्चे हो, ये सरकारी मामला है, तुम इस काम में दखल मत दो। ड्राइवर के इस बर्ताव से गांव वाले और रोहन के दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर रोहन समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। उसी रात रोहन और उसके दोस्त इस समस्या को सुलझाने की एक योजना बनाते हैं। सुबह होते ही तीनों अपनी साइकिल लेकर गांव से बाहर बने जल विभाग के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां छुपकर पानी के टैंकर के बारे में जानकारी लेते हैं।
दोस्तों, आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। क्यों अचानक जल विभाग हमें 5 की जगह 1 टैंकर पानी भेज रहा है। चाहे कितना भी समय लग जाए रोहन, पर आज हम ये पता लगा कर ही रहेंगे। थोड़ी देर में वो सब देखते हैं कि जल विभाग से 5 टैंकर पानी गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। यह देख तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उनका पीछा करने लगे। कुछ दूर पीछा करने पर वह देखते हैं कि गांव जाने वाली सड़क पर केवल 1 ही टैंकर जा रहा है, बाकी 4 टैंकर जंगल के रास्ते निकल पड़े हैं। रोहन और उसके दोस्त लगातार उनका पीछा करते हैं। कुछ दूर पीछा करने के बाद उन्हें पता चला कि वो सभी टैंकर तो जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं और गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड एक एक कर उन सभी पानी के टैंकरों की रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। तीनों मौका पाकर फैक्ट्री में घुस जाते हैं। अंदर जाकर वो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। हर तरफ पानी की बर्बादी हो रही थी। चारों टैंकर भी एक बड़े से कुंड में पानी डाल रहे थे। ऊपर तारों पर बहुत सी जीन्स सूख रही थी। टैंकर के साथ खड़ा लीडर मालिक से कुछ रुपए ले रहा था। यह सब देख रोहन और उसके दोस्तों को सारा किस्सा समझ आ गया कि किस तरह यहाँ से नदी के साफ पानी को दूषित किया जा रहा है और जल विभाग से गांव वालों को मिलने वाले पानी की भी चोरी की जा रही है। घर आकर रोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर जल विभाग के प्रमुख को एक पत्र लिखकर पानी के चोरी होने की सारी जानकारी दी। अगले ही दिन जल विभाग के अधिकारी को उनकी चिट्ठी मिलती है। अधिकारी चिट्ठी पढ़ते ही आग बबूला हो जाता है और तुरंत एक टीम बनाकर उस फैक्ट्री पर कार्यवाही करने और साथ ही टैंकर लीडर को नौकरी से सस्पेंड करने का आदेश देता है। जल विभाग के अधिकारी पुलिस टीम के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर सभी को हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस सबूत के तौर पर उस रजिस्टर को भी जब्त कर लेती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड रोज पानी के टैंकरों की एंट्री किया करता था। तभी फैक्ट्री का मालिक वहां से भागने की कोशिश करता है और विभाग के अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने पर वह बोलता है, अरे सर, ये मेरी फैक्ट्री नहीं है, मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ। विभाग के अधिकारी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। फैक्ट्री का मालिक जल विभाग के अधिकारी और पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश करता है। सर, आप ये कुछ पैसे रखिए और मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको और भी पैसा दे सकता हूँ। पुलिस ऑफिसर उसे डंडे से धोता है और पुलिस वैन में डाल देता है। पुलिस टीम के अधिकारी फैक्ट्री को हमेशा के लिए सीज कर देते हैं। फैक्ट्री का काम बंद होने से कुछ ही दिनों में गांव की नदी का पानी फिर से स्वच्छ होने लगता है। साथ ही सभी को भरपूर मात्रा में घर और खेती करने के लिए पानी मिलने लगता है। डिम्पल की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। उसके पापा ने डिम्पल की शादी काफी धूमधाम से की थी क्योंकि डिम्पल उनकी इकलौती बेटी थी। डिम्पल ने MBA किया था और अपने पापा के घर काफी शान और शौकत से रहती थी। उसे ऐसा लगता था जितना उसके घर में आराम है उतना ही आराम उसे ससुराल में भी मिलेगा। पर साहिल के पास उतना पैसा नहीं था, फिर भी वो डिम्पल को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। साहिल, तुम्हारे यहाँ एक AC भी नहीं है, मैं कैसे सो पाऊंगी? हाँ, अभी तो नहीं है पर जल्दी ही लगवा दूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। डिम्पल वैसे काफी समझदार थी, बस थोड़ा आराम से रहने की आदत थी उसे। वो अपने पापा की इकलौती जो थी। माँ, हमें एक AC लगवाना है। डिम्पल को बिना AC के नींद नहीं आती, उसे आदत नहीं है। हाँ हाँ पता है, बड़े घर की बेटी है, नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे उसके। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसने एक ही बार बोला है। सुबह का समय होता है और थोड़ी देर बाद साहिल ऑफिस चला जाता है। अब घर में सिर्फ डिम्पल और उसकी सास होते हैं। माँ, मैं थोड़ी देर अपनी सहेली के यहाँ हो आऊं? हाँ हाँ जरूर, पर तुमने खाना बना लिया ना? नहीं, अभी तो नहीं बनाया, पर अभी 10 ही तो बजे हैं, मैं समय से आकर बना दूंगी। ठीक है, चली जाओ। थोड़ी देर बाद डिम्पल सहेली के यहाँ चली जाती है।
उसकी सहेली संजना के यहाँ पूरे घर में हर कमरे में एसी लगा होता है। अरे वाह, तुम्हारे यहाँ हर कमरे में एसी है, कितना आराम होता होगा ना। अरे एसी तो चाहिए मुझे, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। क्यों, तुम्हारे यहाँ एसी नहीं है क्या? अभी तो नहीं है, पर लग जाएगा। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है ना, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ये लोग आजकल करते करते काफी समय निकाल देते हैं। देख लेना, ज्यादा टाइम ना निकल जाए। अरे नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी सास भी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। बातें करते करते काफी समय निकल जाता है। 12:30 बज जाते हैं। एसी में बैठे बैठे डिम्पल को टाइम का पता ही नहीं चलता। वो अचानक घबरा कर उठती है। हे राम, इतना टाइम निकल गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी जाकर खाना भी बनाना है। अरे बैठो ना, इतने दिन बाद तो आई हो। नहीं, अब चलती हूँ। डिम्पल भागी भागी घर आती है। वो देखती है कि उसकी सास खाना बना चुकी होती है। डिम्पल काफी घबरा जाती है कि अब उसे डांट पड़ेगी। माँ जी, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। आप हटिए, थोड़ा बहुत तो बचा ही है, मैं कर दूंगी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, नई नई शादी है ना तुम्हारी, चीजें सीखते सीखते देर लगेगी, कोई बात नहीं। डिम्पल मन ही मन सोचती है कि उसकी सास कितनी अच्छी है। वो दोनों साथ खाना खाते हैं। रात को साहिल भी घर आ जाता है। डिम्पल साहिल से उसकी माँ की खूब तारीफ करती है। वो सब कुछ साहिल को बताती है। अच्छा सुनो, एसी का क्या हुआ? लगवा दूंगा ना, सब करने में टाइम लगता है। डिम्पल आज फिर कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन सोचती है, लगता है संजना सही कह रही थी, ये लोग ऐसे ही टालते रहेंगे। डिम्पल के मन में अपने पति और सास के लिए अब गलत ख्याल आने लगते हैं। उसका अपनी सहेली संजना के यहाँ जाना बढ़ जाता है। एक दिन वो बिना बताए बाजार में एसी देखने चली जाती है। वहीं से वो अपने पापा को फोन करती है। हेलो पापा, आपने घर में कौन सा एसी लगाया है और कितने का है? क्या हुआ बेटा, तू क्यों पूछ रही है ये सब? क्या अभी तक एसी नहीं लगा तेरे यहाँ? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लग गया है और एक लगवाने की सोच रहे हैं, बस इसीलिए पूछ रही थी। वो झूठ बोल देती है क्योंकि वो अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेकर वो वापस अपने घर आ जाती है और जल्दी जल्दी सबके लिए अच्छा सा खाना बना देती है। अरे वाह डिम्पल, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है, कमाल ही कर दिया। डिम्पल एसी की बात को लेकर थोड़ा अपनी सास और पति से नाराज होती है। वो ठीक से जवाब नहीं देती। क्यों, रोज नहीं बनता क्या? अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती है। क्या हुआ बेटा, कोई बात है तो बताओ। नहीं, कोई बात नहीं है। सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। अगले दिन वो फिर से संजना के यहाँ एसी की ठंडी हवा में कुछ देर बैठने चली जाती है। लग गया एसी तेरे यहाँ? अरे अभी कहाँ, तुम शायद सही कह रही थी, ये लोग ऐसे ही टालते रहते हैं, पर अब कर भी क्या सकते हैं। थोड़ी देर बैठकर डिम्पल वापस घर आ जाती है। घर जाकर देखती है कि साहिल नया फ्रिज फिट करवा रहा होता है। अब तो खुश होना माँ, काफी टाइम से कह रही थी तुम नए फ्रिज के लिए, अब आ गया ना पसंद का। अरे डिम्पल, तुम भी आ गई। देखो देखो ये फ्रिज कैसा है। डिम्पल फ्रिज देखकर अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है। अच्छा, इसलिए एसी नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्रिज चाहिए था ना इन्हें। अब समझ आया। वो अपने कमरे में जाकर अपने पापा को फोन करती है। पापा, मुझे थोड़े दिन के लिए अपने घर आना है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? हाँ पापा, सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही है। वो साहिल और अपनी सास से पूछकर 2-3 दिन के लिए घर चली जाती है। वहाँ वो काफी आराम से रहती है और एक दिन अपने पापा को एसी वाली बात बता देती है। बेटा, ऐसा गलत नहीं सोचते, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हो सकता है थोड़ा पैसा कम हो, पर ऐसा जानबूझकर तुम्हें परेशान करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर पापा वो एसी क्यों नहीं लगवा रहे? आप तो जानते ही है ना कि मैं बिना एसी के नहीं रह सकती। लगवा देंगे बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, उन लोगों को समझो, घर को समझो, थोड़ा पेशेंस रखो। चलो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए आज पार्टी देता हूँ।
शाम को एक बहुत अच्छी सी पार्टी होती है। डिम्पल का मन थोड़ा बदलता है। वो काफी सारे अपने पुराने दोस्तों से मिलती है। कुछ दिन बाद ही उसके वापस जाने का दिन आ जाता है। बेटा अच्छे से रहना, एसी लग जाएगा, उनको उसके लिए परेशान मत करना। साहिल और उसकी माँ डिम्पल को देखकर काफी खुश होते हैं, पर डिम्पल उखड़ी उखड़ी ही रहती है। और क्या क्या किया पापा के यहाँ? बहुत मजा किया होगा नहीं? हाँ, और सबसे ज्यादा तो नींद पूरी की। वहाँ तो हर कमरे में एसी है ना। साहिल समझ जाता है पर कुछ नहीं बोलता। कुछ ही दिन बाद डिम्पल का बर्थडे आ जाता है, पर वो खास खुश नहीं होती। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे उस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। वो कटी कटी सी रहने लगती है और वो अपने कमरे में ही रहती है। शाम को उसके नाम से एक गिफ्ट आता है। गिफ्ट? मेरे लिए? जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। अब पता नहीं क्या दिया है। वो देखती है काफी बड़ा सा कुछ आया हुआ होता है। वो बेमन से डब्बे का टेप हटाती है। जैसे जैसे वो खुलने लगता है उसके चेहरे पर खुशी आने लगती है, क्योंकि उसमें एसी होता है। वो खुशी के मारे उछल पड़ती है। क्यों, पसंद आया? वो मैं इतनी देर में डिम्पल के पापा भी आ जाते हैं। पापा, आप? हाँ, पापा को मैंने ही बुलाया है। अगर ये नहीं होते तो प्लान कैसे काम करता? प्लान? फिर उसको सब बताते हैं कि ये सब प्लान था कि एसी बर्थडे पर ही आएगा। हाँ बेटा, साहिल मुझे पहले ही बता चुके थे कि तुम एसी के लिए उससे जिद कर रही हो, और वो तो लेने ही वाले थे। मैंने ही कहा थोड़ा रुक जाओ, उसका बर्थडे आने वाला है, उसे सरप्राइज देंगे। तब तक थोड़ा सिचुएशन का मजा लेते हैं। ओह नो, आप सबने मुझे अच्छा पागल बनाया। चलो बाबा, अब तैयार हो जाओ, शाम को छोटी सी पार्टी भी है। बेटा, इतना अच्छा परिवार मिला है, इनको कभी कोई दुख मत पहुंचाना। साहिल, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना गलत समझा। सबकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू होते हैं।